सेंट्रल ऑर्बिट वीडियो नंबर 4 में आप सभी का स्वागत। एग्जाम्पल्स टू फाइंड द ऑर्बिट। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे एग्जाम्पल्स टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। ऑर्बिट दिया है, लॉ ऑफ फोर्स निकालिए। अभी लॉ ऑफ फोर्स दिया रहेगा, ऑर्बिट निकालिए। तो क्रम से ही हम नंबरिंग कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के। Example number 10. If the central force varies inversely, if the central force varies inversely as the square of the distance as the square of the distance from a fixed point. A fixed point is center of force रहेगा। From a fixed point, find the orbit. Orbit निकालो, मैंने ऑर्बिट का पोलर इक्वेशन या पीडल इक्वेशन निकालो या फिर कार्टेशियन इक्वेशन निकालो अगर निकल सके, छोड़ दो। यहां पे थोड़ा सा सेंटेंस हम इसके कारण बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। फिक्स्ड पॉइंट, we take the fixed point as the center of force. Given that central force varies, central force is inversely proportional to r square, यानी is proportional to 1 by r square, where r is the distance from center of force. तो सेंट्रल एक्सेलरेशन भी तो ऐसे ही प्रोपोर्शनल होगी। बात प्रोपोर्शन की हो रही, इक्वल की नहीं हो रही। तो जो सेंट्रल एक्सेलरेशन कैपिटल P लिखते हैं हम लोग, वो भी प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर हो जाएगा। एंड सो P इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू ले लिया जाए, म्यू अपॉन r स्क्वायर। और P का मान कितना होता है, h स्क्वायर u स्क्वायर ब्रैकेट में u प्लस d स्क्वायर u अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू u स्क्वायर। 1 by r u होता है ना, u स्क्वायर कैंसिल करना, h स्क्वायर को इधर करना है। इंप्लाइज दैट d स्क्वायर u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u इक्वल्स टू म्यू बाई h स्क्वायर कांस्टेंट। नंबर 1 विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट में चेंज करना। d square plus 1 operated on u equals to mu by h square, where d operator is d by d theta. Linear differential equation, second order linear differential equation with constant coefficient. थोड़ा अगर आप अभ्यास कर लिए हो, जबकि पिछले वीडियोस में आपसे बराबर कहते रहे, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले चैप्टर का खूब बढ़िया से अभ्यास कर लीजिए। अगर अभ्यास बढ़िया हो तो यहाँ पे सीधा सीधा आप लिख दें इट्स सोल्यूशन इज दिस वन, कैलकुलेट करके दिमाग में। फिलहाल हम पूरा कर दे रहे। ऑक्सिलरी इक्वेशन n स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज दैट n इक्वल टू प्लस 0 प्लस माइनस आयोटा ना, -1 इधर जाएगा।
तो जब n का मान अल्फा प्लस माइनस आई बीटा हो तो सी एफ कैसे लिखते हैं? देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, देखो सी एफ का मतलब सेंट्रल फोर्स भी हमने लिख रखा है, तो यहां पे इसको फुल फॉर्म में लिख दे रहे हैं। कॉम्प्लीमेंटरी फंक्शन इज इक्वल टू ई टू दी पावर जीरो और ये थीटा ब्रैकेट में C1 कॉस, यहां पे 1 है, 1 थीटा प्लस C2 साइन 1 थीटा, ये रहा। ई टू दी पावर 0 थीटा 1 हो गया, तो ये हो गया C1 कॉस थीटा प्लस C2 साइन थीटा। आल्सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 अपॉन ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन दिस एंटिटी इन राइट हैंड साइड, म्यू बाई एच स्क्वायर विच इज कांस्टेंट। ये इस ऑपरेटर की इधर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। म्यू बाई एच स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ऑपरेटेड ऑन 1 इक्वल्स टू म्यू अपॉन एच स्क्वायर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1 ई टू दी पावर 0 थीटा। डी की जगह पे 0 रिप्लेस करेंगे, म्यू बाई एच स्क्वायर 1 अपॉन 0 प्लस 1 ई टू दी पावर 0 थीटा, तो कुल मिला के आ गया म्यू बाई एच स्क्वायर। तो ये वीडियो नंबर 4 है, चौथा लेक्चर है, चौथा वीडियो है। फिर से मैं दोहरा दूँ बहुत जोर देके, यदि आप डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल वाकई में पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ चैप्टर्स बिल्कुल कब्जे में रखने होंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के 2 आर्टिकल कौन कौन से? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, एकदम बिल्कुल कस के कमांड करना होगा, और दूसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक चैप्टर ही पूरा आपको कस के पढ़ना होगा जो इस समय हम यूज किए हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 1 इज, therefore complete integral of 1 is dependent variable u equals to complementary function plus particular integral, that is u equals to c1 cos theta plus c2 sin theta plus mu by h square। अब आप u की जगह 1 by r लिख दीजिए, 1 by r इक्वल टू C1 cos theta plus C2 sin theta plus mu by h square, which is the required orbit। ऑर्बिट का इक्वेशन है ये जो कांस्टेंट म्यू बाई एच स्क्वायर चिपका हुआ है ना, अगर ये ना होता तो ये बहुत बढ़िया से पार्टीशन में चेंज हो जाता। देखो अलग से देखो, 1 बाई आर इक्वल टू C1 cos थीटा हो जाएगा x बाई आर प्लस C2 साइन थीटा हो जाएगा y बाई आर। ये अगर ये ना होता तो r कैंसिल हो गया, तो C1x प्लस C2y इक्वल टू 1 जैसा कुछ आ जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन में तो पार्टिकल मूव करेगा नहीं सेंट्रल ऑर्बिट में। सेंट्रल ऑर्बिट में हमेशा एक फिक्स्ड पॉइंट की ओर एक्सेलरेशन को डायरेक्ट होना है, तो हमेशा वो राउंड में ही घूमेगा, चाहे वो इलिप्टिक हो, चाहे वो सर्कुलर हो, चाहे वो पैराबोलिक हो, कर्व होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में कैसे घूमेगा? इसलिए कांस्टेंट है तो ठीक ही है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल 11, इसे बढ़िया से पहचानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 11, एक स्टार लगा लीजिए। अ सेंट्रल फोर्स वेरीज, सेंट्रल फोर्स varies
as the distance from fixed point. फिक्स्ड पॉइंट का मतलब वही सेंटर ऑफ फोर्स फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट. Full stop. Show that the orbit is of the form ax square plus by square equals to 1. तो अब थोड़ा सा लैंग्वेज कम लिखते हुए सीधा सीधा हम लिख देना P varies as R implies that P equals to mu R equals to mu by U और P होता है h स्क्वायर U स्क्वायर ब्रैकेट में U प्लस d स्क्वायर U अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू बाई U implies that h स्क्वायर को हटा दे U को इधर कर ले तो हो जाएगा U क्यूब इंटू U प्लस d स्क्वायर U अपॉन d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू बाई h स्क्वायर. अब पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला नहीं बनेगा. क्योंकि इसका इसमें गुणा करोगे ना तो डेरिवेटिव में कोफिशिएंट वेरिएबल हो जाएगा. तो ऐसा करते हैं, इसको उधर ही रहने देते हैं. U क्यूब म्यू बाई h स्क्वायर U क्यूब. इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका तरीका क्या है, मल्टीप्लाइंग बाय 2du बाई डी थीटा. वी हैव हर टर्म में 2du बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2u du बाई डी थीटा पहला हो जाएगा देखो, प्लस दूसरा हो जाएगा 2 du बाई डी थीटा इंटू डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 म्यू अपॉन h स्क्वायर, 2 म्यू अपॉन h स्क्वायर. अभी ये बचा है u टू द पावर -3 du बाई डी थीटा. अब इसे इंटीग्रेट करेंगे. सॉरी, इंटीग्रेटिंग भी है. ये किसका डेरिवेटिव है, यूं समझ लो जैसे ना u को कर लो तो u स्क्वायर अपॉन 2 यानी कि ये u स्क्वायर आएगा. इसका डेरिवेटिव यूज उल्टा काम करके देख लो, क्रॉस चेकिंग कर लो. इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, 2u du बाई डी थीटा यही आएगा. इसी तरह से इसका अंदाजा लगाओ, प्लस du अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर. इसको डिफरेंशिएट करके देखो, 2 du बाई डी थीटा फिर डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर. इधर देखो इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन h स्क्वायर यू स्क्वायर. इसको इंटीग्रेट कर दो तो -3 में एक जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा. ठीक, तो u टू दी पावर -2 ये है देखो,
और अपान -2, 2 कट गया, माइनस बचा ये, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टिपिकल है, इसका सलूशन du upon d theta square implies that du upon d theta whole square, ये वाला बराबर हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर और प्लस सी, यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए, implies that u square du upon d theta whole square equal to minus u to the power 4 minus mu by h square plus cu square. That is, पहले पॉजिटिव टर्म लिखना चाह रहे हैं, u square du upon d theta whole square equals to cu square minus u to the power 4 minus mu by h square equals to a plus b u square minus u to the power 4 minus ab by taking c equals to a plus b, कांस्टेंट ही तो लेना है, सेटिंग करना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया ना कि शो दैट द सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑफ दिस फॉर्म, उसमें ए भी है बी भी है, तो इंट्रोड्यूस करना होगा, इसीलिए इस क्वेश्चन की महत्ता बढ़ जाती है। एंड म्यू बाई एच स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट इसको हमने लिया ए बी, यानी हम ए और बी इस प्रकार से दो कांस्टेंट चूज कर रहे हैं कि ए प्लस बी करें तो सी आ जाए और ए इंटू बी करें तो ये म्यू बाई एच स्क्वायर आ जाए। implies that u du, स्क्वायर रूट ले लिया इधर भी, तो u du डी थीटा को उधर करेंगे, इसको इधर करो, अपॉन अंडर रूट a प्लस बी इंटू यू स्क्वायर माइनस यू टू दी पावर 4 माइनस ए बी इक्वल्स टू डी थीटा। Putting u square equal to z, so that 2u du equals to dz we have, तो यहाँ 2u नहीं है, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज इधर 1/2 आएगा तो फिर इधर चला आएगा, बात एक ही है, ये भी एक तरीका है। तो 2u du की जगह हमने लिख दिया dz अपॉन अंडर रूट a प्लस बी इंटू यू स्क्वायर, माने z माइनस u टू दी पावर 4 माइनस z स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 2d थीटा। implies that dz upon under root z minus a into b minus z equals to, इधर इंटीग्रेट कर दिए, इधर इंटीग्रल लगा दो, तो जाएगा 2 थीटा प्लस कांस्टेंट अभी हम उजागर नहीं कर रहे हैं, स्पेलिंग नहीं कर रहे हैं। देखो माइनस ए बी ये है और माइनस जेड स्क्वायर ये है, फिर ए जेड प्लस बी जेड है ना, सब चीज आ जाएगा।
अब ये इंटीग्रल पहचानिए, इंटर का बहुत मशहूर इंटीग्रल है। वी पुट z इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। थीटा खाली नहीं है भाई, कुछ और लेना पड़ेगा। वी पुट z इक्वल टू a cos स्क्वायर अल्फा प्लस b साइन स्क्वायर अल्फा, so that dz इक्वल टू 2b साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस 2a कॉस अल्फा साइन अल्फा पूरे के साथ d अल्फा इक्वल्स टू 2 इंटू b माइनस a इंटू साइन अल्फा कॉस अल्फा d अल्फा। देख लो ध्यान से, इंटरमीडिएट का ये इंटीग्रल है, बहुत मशहूर है। इसको एक तरीके से और भी कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करके कर रहे हैं, हमको सरल लगता है, आसान लगता है। आल्सो z माइनस ए की वैल्यू निकाल लो। z माने ये z माइनस ए, ये हो गया a cos स्क्वायर अल्फा माइनस ए, माइनस ए इसके साथ लगा दिए ए वाले के साथ, प्लस b साइन स्क्वायर अल्फा। अब a माइनस ए ये वाला होता तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर उल्टा, तो ये उल्टा हो गया ना, मतलब कुल मिला हो गया, ये माइनस ए साइन स्क्वायर आएगा, यानी कि b माइनस ए साइन स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार से निकाल लीजिए b माइनस जेड, b माइनस जेड, तो b माइनस b साइन स्क्वायर अल्फा माइनस a कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू b माइनस a इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा। 10 भी है, ऐसे लैंग्वेज लिखते हुए इस स्टेप को उतारना, क्योंकि नंबरिंग इस पर हमने नहीं किया। इंटीग्रल dz की वैल्यू है 2 इंटू b माइनस a साइन अल्फा कॉस अल्फा d अल्फा अपॉन अंडर रूट दिस इंटू दिस b माइनस a होल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और इधर है पहले से 2 थीटा प्लस स्पेलिंग में कांस्टेंट, तो b माइनस ए होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन अल्फा कैंसिल हो गया, कॉस अल्फा कैंसिल हो गया, इंप्लाइज दैट 2 अल्फा इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस, अब 2 लेमडा कर दें और 2 इस तरीके से उड़ा दें, अल्फा इक्वल टू थीटा प्लस लेमडा, लेमडा बीइंग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, देखो कैलकुलेशन ऐसा नहीं है कि आप कभी नहीं पढ़ें और एग्जाम में आप फटाफट वही आंसर ले आ पाएंगे जो रिक्वायर्ड है, इसीलिए इस पर स्टार लगा दिया। स्टार जहां लगा दे समझ लीजिए कि ऐसे क्वेश्चंस पे आप भी पढ़ते समय स्टार डबल स्टार वगैरह लगा लिया करो, ताकि एग्जाम से पहले जो रिवीजन वर्क होता है उनमें इन्हें जरूर रिवाइज किया जाए। तो ये एक रिजल्ट हमें प्राप्त हो गया। नाउ यू स्क्वायर को हम जेड पुट किए थे, और जेड कितना पुट किए थे, a cos स्क्वायर अल्फा प्लस b साइन स्क्वायर अल्फा, इंप्लाइज दैट यू स्क्वायर को लिख दिया जाए 1/r स्क्वायर, और इसे हम लिख दे रहे हैं a cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू ये जो बॉक्स में इधर थीटा प्लस लेमडा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस लेमडा इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, वेयर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस लेमडा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस लेमडा। तो दोनों तरफ से 1/r स्क्वायर कैंसिल हो गया, और फाइनली हमें वही मिल गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1।
ऑर्बिट का इक्वेशन आ गया। फाइंड द ऑर्बिट होता तो जो निकल जाता वही फाइंड करके रख देते हम, लेकिन जब यहाँ शो दैट आ गया, शो दैट इक्वेशन ऑर्बिट इज ऑफ दिस फॉर्म, तो इसमें दिक्कत होती है, मैनिपुलेट करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल आइए और जल्दी से देख लें। तो इस एग्जाम्पल के बाद, इस वीडियो के बाद समझिए कि इस बड़े चैप्टर का 1/3 पोर्शन खत्म हुआ। दूसरे पोर्शन में वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, वेलोसिटी इन ए सर्किल, एप्स, इन सब चीज़ों की चर्चा होगी और उन पे एग्जाम्पल्स होंगे। फिर तीसरे पोर्शन में केपलर्स लॉ और उस पर आधारित एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 12, थोड़ा भारी चैप्टर है बेटा, आराम से पढ़ो। इफ द सेंट्रल फोर्स वेरीज इनवर्सली, इफ द सेंट्रल फोर्स varies inversely as the cube of the distance, as the cube of the distance, तो सीधा सीधा थोड़ी सी कंजूसी बरतते हुए P इज इक्वल टू कर दे रहा अब की बार μ/r³ चलेगा। इन्वर्सली है, क्यूब है, डिस्टेंस है, हो गया, इक्वल्स टू μu³ और P का मान होता है h²u² ब्रैकेट में u प्लस d²u/d θ² इक्वल्स टू μu³ h² को इधर कर दें और u² को भी इधर कर दे, तो जाएगा u प्लस d²u/d θ² इक्वल्स टू μ/h² इंटू u। तो ये टर्म एक जैसे हैं, तो इन्हें इधर ही करो। इम्प्लाइज दैट d²u/d θ² प्लस 1 माइनस μ/h² u इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट, मन करे से छोड़ दो, मन करे कैपिटल डी में ढाल दो। नंबर 1, देखो यहां दो एंटिटी का डिफरेंस है, 1 का और μ/h² का। तो 1 और, ध्यान से देखो वहीं पे, 1 और μ/h² में कौन छोटा है कौन बड़ा है, या दोनों बराबर हैं, ये तो क्लियर नहीं है, कहीं भी कोई भी क्लू नहीं इस बात का। इसलिए अब सोल्यूशन के 3 केसेस बनेंगे, 3 केस में अलग अलग सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो एक बार हम μ/h² 1 से बड़ा ले ले रहे हैं, एक बार 1 से छोटा ले ले रहे हैं, एक बार 1 के बराबर ले ले रहे हैं। पहला केस, व्हेन μ/h² is greater than 1, μ/h² greater than 1 implies that μ/h² minus 1 is greater than 0, implies that, ये ऐसे करते हैं, implies that μ/h² 1 minus μ/h² is negative. Let 1 minus μ/h² is equal to -n², हो गया ना नेगेटिव।
then one takes the form. One takes the form d square u upon d theta square minus nu square equals to 0. That is कैपिटल D स्क्वायर n स्क्वायर, भैया n स्क्वायर u है, सॉरी, कैपिटल D स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन u इक्वल्स टू 0. तो राइट हैंड साइड 0 है, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो आएगा नहीं इसमें, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा ना. तो ये आएगा प्लस माइनस n. तो प्लस माइनस n जब आता है तो आंसर को दो तरीके से लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला. सब पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा तब, नहीं तो उसके बिना नहीं चल पाएगा यहाँ पे. इट्स, देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इट्स सोल्यूशन इज its solution is dependent variable u equals to c1 cos hyperbolic n theta plus c2 sin hyperbolic n theta. अगर आप ये वीडियो रैंडमली देख रहे हैं मेरा, अगर आप ऐसे व्यूअर हैं तो आपके लिए आग्रह है मेरा कि आप ऐसा न करें, रैंडम वीडियो मत देखा करें. जब भी देखें किसी प्लेलिस्ट को तो वीडियो नंबर 1 से देखें, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बेचने हम नहीं आए हैं, हम आपको पढ़ाने आए हैं. तो पढ़ाने का जो काम होता है वो स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली होता है. तो वो तभी आप फॉलो कर पाएंगे, ठीक से समझ पाएंगे जब वीडियो नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. बहुत सी बातें वीडियो नंबर 1 में बता दिया, फिर वीडियो नंबर 2 में बता दिया, थियरी से संबंधित, कॉन्सेप्ट से संबंधित, स्किल से संबंधित. हर वीडियो में उसी चीज को रिपीट थोड़ी करेंगे. अच्छा, हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की ये जो बातें यहाँ यूज की उसकी चर्चा आपको हम कर दे रहे हैं. अब यहाँ पे देखो m और n का झगड़ा नहीं करना है, सीधा सीधा हम d में ही सॉल्व कर दे रहे हैं. डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0, तो d इक्वल टू आ गया प्लस माइनस n. ऐसी स्थिति में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये, सेंटर फोर्स न समझिएगा, ये दो तरह से लिखा जाता है. या तो इसको ऐसे लिखिए c1 e टू दी पावर n थीटा, क्योंकि यहाँ पे d बाई डी थीटा चल रहा है ना, और प्लस c2 e टू दी पावर माइनस n थीटा. या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे भी लिखते हैं जैसे हमने भी लिखा है, c1 cos हाइपरबोलिक n थीटा प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक n थीटा. ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नोट से पढ़ोगे, उसमें लिखा हुआ है. हमारे इस चैनल पे सब वीडियो पड़े हुए हैं. आप टाइप करिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स गणितपुर. गणितपुर जरूर टाइप करना, तब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. जो भी टाइटल आपको सर्च करना है वो टाइटल टाइप करो और उसके बगल में गणितपुर जरूर लिखो, फिर सर्च करो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गणितपुर. सर्च करोगे तुरंत खुलेगा. नेक्स्ट, इसी तरीके से दो केस और डिस्कस करना है. व्हेन, वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बतियाने के चक्कर में हम मिटा दिए. वो ये था डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर यू इक्वल्स टू 0, नंबर 1. तो अब की बार हमको लेना म्यू बाई एच स्क्वायर लेस देन 1. व्हेन म्यू बाई एच स्क्वायर इज लेस देन 1. म्यू बाई एच स्क्वायर इज लेस देन 1 implies that 1 बड़ा हो गया, तो 1 माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर इज पॉजिटिव. लेट 1 माइनस म्यू बाई एच स्क्वायर इक्वल टू, अब n तो ले ही चुके हैं, m स्क्वायर ले लो. क्योंकि डायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, इसमें हम m मास के लिए यूज करते हैं, तो ये भी सिंबल खाली नहीं है, तो फिर क्या लें बताओ. अल्फा स्क्वायर ले लो, क्या करोगे. देन 1 रिड्यूसेस टू
1 reduces to d square u upon d theta square plus alpha square u इक्वल्स टू 0। अब इसमें देखो बनेगा जैसे कि डी स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो डी स्क्वायर बराबर माइनस अल्फा स्क्वायर है ना, तो डी बराबर 0 प्लस माइनस आई अल्फा आएगा। अब ऐसी स्थिति में सलूशन लिखना है। इट्स सलूशन इज u इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1 C2 हम ले चुके हैं, खाली नहीं है, कोई और ले लो, कैपिटल A ले लेना है, A कॉस अल्फा थीटा प्लस B साइन अल्फा थीटा। u को लास्ट में हम 1/r कर देंगे। अब एक केस और बचा, when mu by h square equals to 1, equation 1 reduces to d square u upon d theta square equals to, कहाँ गया ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। इसको दो बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा du अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट कहाँ से लाएं, अल्फा भी खाली नहीं, लेमडा ले लेते हैं, लेमडा खाली है, इक्वल्स टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेमडा। फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो u बराबर हो जाएगा लेमडा थीटा प्लस म्यू, u की जगह 1/r लिख दो, सभी में u की जगह 1/r, इसके पहले वाले में। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल पूरा हुआ और ये वीडियो यहीं पे समाप्त। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक करने की मनोस्थिति बने तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे की बातचीत अगली वीडियो में।